यस क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक और भर्ती परीक्षा के लिए पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम शुरू कर रहे हैं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन का सर्वप्रथम दर्शन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में होता है, जहाँ मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन का वर्णन किया गया है। आधुनिक नगरीय स्वशासन ब्रिटिश शासन की देन है। भारत में प्रथम नगर निगम 1987-88 में मद्रास में स्थापित की गई। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 में माउंट आबू में की गई। 1869 में जयपुर में नगर पालिका की स्थापना की गई। 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये हुए थे 1882 में। 1934 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। वर्तमान में नगरीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूची होती है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो ये अपना नगरीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। नगरीय स्वशासन को वित्तीय सहायता राज्य वित्त आयोग देता है और नगरीय स्वशासन के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। अब देख लेते हैं इसमें राजस्थान में नगर पालिकाओं से संबंधित कौन कौन से कानून हैं। पहला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994, राजस्थान नगर पालिका कानून 2009, राइट टू रिकॉल कानून 2011, राजस्थान स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2011। इससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो यह आएगा अपना 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। एक नोट है कि उस समय राजस्थान में अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा था और राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी थे। ये एक अलग से मतलब उस टाइम का बताया गया है कि उस टाइम राजस्थान में क्या स्थिति थी। बाकी जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें नगर पालिका से रिलेटेड था। इसके द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इस संविधान संशोधन से, और 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इसे पारित किया। फिर 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इसे पारित किया। फिर अगली साल 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दे दी थी और इसे लागू किया गया 1 जून 1993 को। अब राजस्थान में कब लागू हुआ? राजस्थान में हुआ 1994 में ये लागू, 9 अगस्त 1994 को। उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे भैरव सिंह शेखावत जी और राज्यपाल थे बलीराम भगत जी। और 74वें संविधान संशोधन में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरीय स्वशासन के 18 विषय थे। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 के में अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक 18 अनुच्छेदों में नगरीय निकायों का वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं इन अनुच्छेदों में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 ZG तक। पहला है हमारा अनुच्छेद 243 पी। तो इसमें आएगा वार्ड समिति, जिला परिषद, वार्ड समिति, जिला नगर पालिका क्षेत्र तथा महानगर क्षेत्र की परिभाषा। तो पी से परिभाषा याद कर सकते हैं अपन कि इसमें सबकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 क्यू। इसमें आया था नगर पालिका का गठन।
सब एक सीक्वेंस है, पहले परिभाषा फिर उसके बाद गठन। तो पी और पी के बाद सीक्वेंस में क्यू, फिर क्यू के बाद आता है आर में आएगा नगर पालिका की संरचना। पहले गठन हो गया, फिर उसके बाद उसकी कैसी संरचना होगी वो आ गई। फिर उसके बाद आ गया एस, तो एस से आ जाएगा वार्ड समिति, समिति एस समिति। वार्ड समिति का गठन है संरचना, इसमें दोनों आ गई, गठन और संरचना दोनों आ गई वार्ड समिति, ठीक है। फिर आ गया टी में आ गया स्थानों का आरक्षण। फिर आ गया यू में आ गया नगर पालिकाओं की अवधि। फिर आ गया बी में आ गया सदस्यों की निहरताएं, मतलब अयोग्यताएं क्या क्या होती हैं। फिर आ गया डब्ल्यू में आ गया नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। फिर आएगा 243 एक्स, नगर पालिका की कर आरोपित करने की शक्तियां और निधियां। फिर आएगा 243 वी, नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग। फिर आएगा 243 जेड, नगर पालिकाओं के लेखा की संपरीक्षा। फिर आएगा 243 जेड ए, फिर ये होगा नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग। फिर है 243 जेड बी, नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। फिर आएगा 243 जेड सी, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू होना। फिर है 243 जेड डी, जिला योजना समिति। फिर है 243 जेड ई, महानगर योजना समिति। फिर है 243 जेड एफ, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। फिर 243 जेड जी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। ये एक बार पढ़ लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे ये सब याद हो जाएगी। नेक्स्ट है 243 पी त, वार्ड समिति, जिला नगर पालिका क्षेत्र, महानगर क्षेत्र की परिभाषा। अब देखते हैं महानगर क्षेत्र क्या होता है। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या है, इसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं जो 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है। मतलब 10 लाख और उससे ज़्यादा जनसंख्या है और एक या एक से ज़्यादा जिले शामिल है, तो वो एक तो वो महानगर क्षेत्र होगा, जिसमें 2 या 2 से नगर पालिका शामिल होगी। महानगर क्षेत्र या नगर क्षेत्र राज्यपाल घोषित करता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये कौन घोषित करता है कि ये महानगर क्षेत्र होगा, तो ये राज्यपाल घोषित करता है। अब आता है नगर क्षेत्र। नगर क्या होता है? जैसे अपनी सिटी होती है, उसमें न्यूनतम 5000 जनसंख्या तथा कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में लगे हो, मतलब वो कृषि नहीं कर रहे, कृषि के अलावा और अन्य काम कर रहे हैं, जैसे शहरों में होता है 75% पुरुष अलग कामों में लगे हुए हैं और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक है। मतलब 400 लोग 1 किलोमीटर के अंदर 400 लोग से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व इतना है, प्रति किलोमीटर 400 से ज़्यादा लोग हैं। और राजस्व मंडल जहाँ पर हो तो वो अपना नगर क्षेत्र के अंदर आता है। अब है अनुच्छेद 243 क्यूथ, ये है अपना नगर पालिकाओं का गठन। अब इसमें भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय नगर पालिका संरचना का प्रावधान है, मतलब 3 लेवल पे ये संरचना बनेगी। इसमें पहला होगा नगर पंचायत या नगर पालिका, तो इसमें आएगा हमारा संक्रमणशील क्षेत्रों में जो गाँव से शहरों में परिवर्तित होने हैं, मतलब कि जो गांव है ऑलरेडी और वो शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो नगर पालिका या नगर पंचायत कहलाएंगे। और फिर इसके बाद आया नगर पालिका परिषद, जो छोटे और लघुतर नगरीय क्षेत्रों में होते हैं, और नगर निगम जैसे बड़े और बेहतर नगरीय क्षेत्रों में, जैसे जयपुर हुआ, जयपुर नगर निगम में, ऐसे बड़े क्षेत्र हैं वो नगर निगम में आएंगे। नगर पालिका में जैसे छोटे आते हैं, जैसे कोई भी सिटी हुई,
तो वो सारी नगर पालिका में आती है। नोट: किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम घोषित कौन करेगा? हमारा राज्यपाल। जिस क्षेत्र को राज्यपाल औद्योगिक नगरी घोषित करते वह नगरीय या नगर पालिका गठित नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 243 आर द नगर पालिकाओं की संरचना। अब नगर पालिकाओं की संरचना कैसी रहेगी? इसमें देखते हैं, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं की संरचना का निर्धारण करेगा। विधानमंडल होता है, कई विधानमंडल में दो चीज़ें आती है, या तो विधानसभा या विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधानसभा है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है। तो जैसा भी है राज्य विधानमंडल, वो कानून बनाकर नगर पालिकाओं की संरचना का निर्धारण करेगा। और इसके अंदर वार्ड पार्षद की चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अपने एरिया में वार्ड पार्षद के चुनाव होते हैं हर 5 साल में। तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, मतलब डायरेक्ट वोटर वोट देता है। उसमें आम जनता वोट देके पार्षद मतलब बनाती है, पार्षद को के चुनाव में भागीदारी लेती है। अब है इसमें अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे। इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल कानून बनाकर करेगा। जैसे या तो सारे पार्षद मिलके अपना अध्यक्ष चुनेंगे या फिर आम जनता चुनेगी। वो चीज़ राज्य विधानमंडल में कानून बनकर डिसाइड होगा कि क्या होगा। और इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? पदेन सदस्य नगर पालिका में। अब तो जैसे नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति, जिनको मत देने का अधिकार नहीं है, वो लोग इसके पदेन सदस्य होंगे। और उसके अलावा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के विधानसभा और लोकसभा के प्रतिनिधि हैं जो, वो भी इसके सदस्य होंगे। तथा क्षेत्र के विधान परिषद व राज्यसभा के प्रतिनिधि, वो भी इसमें पदेन सदस्य होंगे। अनुच्छेद 243 एस के अधीन गठित समितियों का अध्यक्ष, मतलब इसमें 243 एस के अधीन जो भी समितियां गठित की जाएगी उस क्षेत्र में, उन सभी समितियों के अध्यक्ष भी इस नगर पालिका के पदेन सदस्य कहलाए होंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों का गठन व संरचना। वार्ड समितियों के लिए है हमारा 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में वार्ड समितियां बनाई जाएगी। वार्ड समितियों के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। ये वैसे ही है, उसमें 10 लाख था, 10 लाख या उससे अधिक था। अभी यहाँ वार्ड समिति में 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या है। इसमें भी कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। उसमें भी यही था, राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। अब आते हैं नगरीय। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 टी नगरीय निकायों में आरक्षण। आरक्षण का कैसा रहेगा? SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, मतलब SC ST की जनसंख्या जितनी है उसी अनुपात में उनको आरक्षण दे देंगे। दूसरा, महिलाओं को आरक्षण 33% फिक्स है ही। और OBC को आरक्षण देने के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा कि किस हिसाब से इस राज्य में OBC को आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है नगरीय निकायों का कार्यकाल, यह है 243 U। अब देखिए, नगरीय निकायों का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही विघटित की जा सकती है। वैसे तो 5 साल रहेगा नगरीय निकायों का, जैसे हमारे पार्षद के होते हैं 5 साल का कार्यकाल होता है, तो ऐसे 5 साल का कार्यकाल रहेगा। लेकिन पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है। अगर पहले विघटित किया जाता है तो उपचुनाव होंगे 6 माह में। और उपचुनाव किस लिए होंगे? शेष बचे हुए समय के लिए। जैसे मान लो 3 साल बाद विघटित हो गई नगर निकाय, तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा के बचे हुए समय के लिए ये चुना जाएगा, हमारा नगरपालिका इसका गठन किया जाएगा। यदि कार्यकाल समाप्त होने में 6 माह बचे तो उपचुनाव नहीं होंगे। मान लो 4.5 साल पे विघटित हुई तो फिर वापस चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, फिर वो विघटित ही रहेगी। अनुच्छेद 243 BF, इसमें है नगरपालिका सदस्यों की नियर्ताएं या अयोग्यताएं।
न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, तो 21 वर्ष से कम वाला अयोग्य हो जाएगा इसमें नगर पालिका सदस्य बनने के लिए। फिर है राज्य विधानमंडल की किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य घोषित। विधान मतलब कानून विधानमंडल है, उसने किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर रखा है तो वो इसका सदस्य नहीं बन सकता। और ये कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्देशित अधिकारी करेगा। मतलब राज्य विधानमंडल में जो अधिकारी होते हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन अयोग्य है, कौन अयोग्य नहीं है। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 WB, इसके अंदर है नगर पालिका की कार्य शक्तियाँ प्राधिकार। अब देखो इसमें क्या है कि 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसमें सारे पूरे 18 विषय आ गए। अब इनको पढ़ते हैं कौन कौन से 18 विषय हैं। नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है, मतलब ये विषय हैं जो नगर पालिका के 12वीं अनुसूची में है, जिनको जोड़ा गया है। पहला है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है, मतलब नगर की क्या योजना रहेगी वो है एक विषय का। दूसरा सब्जेक्ट है इसमें भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण, मतलब इसका भी इसमें प्रावधान है। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, कैसे आर्थिक और सामाजिक विकास किया जाएगा उस नगर का। फिर है सड़कें और पुल, इसमें सड़क और पुल कैसे कैसे बनाए जाएंगे। फिर है घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल, मतलब घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। फिर है नेक्स्ट लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंध, मतलब लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट के लिए क्या प्रबंधन रहेगा। सातवां है अग्नि सेवाएं, इसमें है अग्नि सेवाएं कैसे दी जाएगी। फिर है अग्नि सेवाएं मतलब फायर ब्रिगेड आदि की व्यवस्था। नेक्स्ट है नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयाम में अभिवृद्धि। फिर इसमें है कि मतलब आसपास में वन क्षेत्र और उनमें कैसे वृद्धि की जाएगी, उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, इसके लिए नियम। फिर नेक्स्ट है समाज के दुर्बल वर्गों की, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी है, की रक्षा, मतलब जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए भी एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है। नेक्स्ट है गंदी बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन, मतलब नगर में गंदी बस्तियों के सुधार और उनके विकास के लिए क्या काम किया जाएगा, तो वो है। नगरीय निर्धनता उन्मूलन, मतलब नगर की निर्धनता को समाप्त करने के लिए भी इसमें नगर पालिका में कार्य शक्ति और प्राधिकार दिए गए। फिर है 12वां विषय नगरीय सुख सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदान, मतलब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी इसमें प्रावधान है। फिर है नेक्स्ट 13वां विषय सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, मतलब सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सौंदर्यपरक आयामों में वृद्धि करने के लिए क्या कैसे काम किया जाएगा वो सब है। नेक्स्ट है शवगाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान, विद्युत शवदाह, मतलब ये जो भी शमशान आदि होते हैं इनके लिए मतलब कैसे इनका प्रबंधन किया जाएगा इत्यादि इसमें है। नेक्स्ट है कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, मतलब कांजी हाउस वो होता है जिसमें जैसे आवारा पशु होते हैं उनको ले जाके कांजी हाउस में जमा कर देता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है नगर में, तो वो सारा है। तो नेक्स्ट है जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन भी है, ये सारा आएगा इसमें, ये भी नगर निगम करता है। फिर है सार्वजनिक सुख सुविधाएं, जिसमें सड़कों का प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप आदि सब शामिल है। फिर है वैधशालाओं, चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, मतलब उनको रजिस्टर करना पड़ता है, ये सारा इसमें शामिल है। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट है। जैसे एक कोई भी नगर निगम है, जैसे जयपुर नगर निगम है, इसमें सारी सुविधाएं होती है, जैसे 18 जो काम दिए गए हैं सारा काम नगर निगम करती है। जैसे नगर योजना बनाती है, भूमि का उपयोग कैसे किया जाएगा, मतलब कॉमर्शियल कौन सी है कौन सी क्या है, भवनों की ऊंचाई कितनी होगी, सब कुछ आएगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सड़कें, पुल निर्माण, घरेलू, औद्योगिक
प्रयोजन के लिए सबके लिए पानी की व्यवस्था, पूरा स्वास्थ्य, सफाई, कूड़ा करकट, अग्नि सेवाएं, पर्यावरण और विकलांग, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति के लिए उनकी रक्षा के लिए गंदी बस्तियों में क्या सुधार किया जाएगा, निर्धनता के लिए क्या किया जाएगा, सुख सुविधाएं, पार्क बनाए जाएंगे, उद्यान बनाए जाएंगे, खेल मैदान बनाए जाएंगे और सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रम या फिर सौंदर्यपरक आयामों में वृद्धि के लिए क्या किया जाएगा, शवगाड़, नाका विस्तार और इनकी सबकी व्यवस्था करना, कांजी हाउस जैसे आवारा पशुओं के लिए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है अपना, और जैसे सड़क पे प्रकाश की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप आदि सब भी आएंगे और वेधशालाओं, धर्मशालाओं का विनियमन आदि सभी इसमें शामिल है। तो ये सारे काम आगे के हम जो एक अनुच्छेद है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।